ठंडी हवा, बंद कमरे और ऐसा एहसास जैसे कोई आपको देख रहा हो। कभी कभी कुछ जगहें सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं बनती, वहां छिपी होती हैं अनसुनी चीखें, अधूरी इच्छाएं और कुछ ऐसी परछाइयां जो कभी उस जगह को छोड़कर नहीं जाती। दोस्तों, आपने बहुत सारी भूतिया कहानियां सुनी होंगी, पुराने किलों की, वीरान हवेलियों की या जंगलों की। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो एक आलीशान होटल की है। एक ऐसी जगह जहां लोग आराम और खुशियां ढूंढने जाते हैं, पर कुछ लोग वहां से वापस लौट ही नहीं पाते। ये कहानी है वीरेंद्र की। वीरेंद्र एक मेहनती और होशियार युवक था। काम के सिलसिले में उसे अलग अलग देशों में जाना पड़ता था। उसकी कंपनी ने उसे एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए सिंगापुर भेजा था। सिंगापुर पहुंचते ही कंपनी ने उसके रहने की व्यवस्था एक शानदार 4 स्टार होटल में कर दी। होटल बाहर से बेहद खूबसूरत था, चमकती लाइटें, महंगी सजावट और हर चीज परफेक्ट। लेकिन जैसे ही वीरेंद्र पहली बार उस होटल के कमरे में दाखिल हुआ, उसे हल्का सा अजीब एहसास हुआ। कमरा बिल्कुल साफ था, एसी चल रहा था, सब कुछ व्यवस्थित था। फिर भी उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने सोचा शायद लंबी फ्लाइट की थकान है, और वो अपने काम में लग गया। कुछ दिन बाद काम का दबाव कम हुआ तो वीरेंद्र घूमने और थोड़ा रिलैक्स करने होटल के क्लब में चला गया। वहीं उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। उसका नाम था आर्या। आर्या बहुत खुशमिजाज और समझदार लड़की थी। दोनों की बातचीत शुरू हुई, फिर दोस्ती, और धीरे धीरे वो दोस्ती प्यार में बदल गई। वीरेंद्र का प्रोजेक्ट खत्म हुआ, लेकिन वो आर्या को छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। दोनों ने दूर रहकर भी अपना रिश्ता जारी रखा। करीब 1 साल बाद दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। शादी के बाद वीरेंद्र ने आर्या को कहा, चलो मैं तुम्हें उस जगह ले चलता हूं जहां हमारी पहली मुलाकात हुई थी। दोनों सिंगापुर पहुंचे और उसी होटल में रुके। जैसे ही वो दोनों उसी कमरे में दाखिल हुए, अचानक दोनों एक साथ चुप हो गए। आर्या ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें कुछ अजीब लग रहा है? वीरेंद्र थोड़ा हैरान हुआ, तुम्हें भी? दोनों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कमरे में वो अकेले नहीं है, जैसे कोई और भी वहां मौजूद हो। नहीं, कोई एक नहीं, बल्कि जैसे बहुत सारे लोग। उन्होंने उस एहसास को नजरअंदाज करने की कोशिश की और बात बदल दी। कुछ दिन तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन एक रात वीरेंद्र अपने लैपटॉप के पास रखा सामान उठाने लगा, तभी अचानक उसकी उंगली में कुछ चुभ गया। उसने देखा टेबल के किनारे पर कांच का बहुत छोटा टुकड़ा था। उसकी उंगली से खून की एक बूंद फर्श पर गिर गई। उसे लगा बस छोटी सी चोट है, लेकिन उसी रात से सब कुछ बदल गया। अब वो दोनों अपने घर लौट आए थे, पर वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ जो हो रहा है वो बीमारी है या कुछ और। शुरुआत में वीरेंद्र को हल्का बुखार रहने लगा। उसने सोचा मौसम बदलने की वजह से ऐसा हो रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसके शरीर में अजीब सा दर्द रहने लगा। कमजोरी इतनी बढ़ गई कि उसे चलने में भी परेशानी होने लगी। आर्या दिन रात उसकी देखभाल कर रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वीरेंद्र को हुआ क्या है। फिर एक दिन आर्या ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। वीरेंद्र के शरीर से पसीने की जगह हल्की हल्की खून की बूंदें निकल रही थीं। पहले तो उसे लगा शायद कोई भ्रम है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसके हाथ कांपने लगे। आर्या तुरंत उसे अस्पताल लेकर गई। डॉक्टरों ने कई टेस्ट किए, ब्लड टेस्ट, स्कैन, मेडिकल जांच, लेकिन हर रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आ रही थी। डॉक्टर खुद हैरान थे। समय बीतता गया और वीरेंद्र की हालत और खराब होती गई। आर्या उसकी सेवा में लगी हुई थी। तभी एक दिन किचन में काम करते वक्त उसके हाथ में हल्की सी कट लग गई। थोड़ा सा खून निकला और वीरेंद्र ने तुरंत उसका फर्स्ट एड कर दिया। उस समय किसी ने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वही लक्षण आर्या में भी दिखाई देने लगे। कमजोरी, चक्कर और फिर पसीने की जगह खून निकलना। अब दोनों डर चुके थे। उन्होंने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, शहर बदल कर इलाज करवाया, लेकिन कहीं कोई इलाज काम नहीं आया। धीरे धीरे दोनों की हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें लगने लगा शायद वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। तभी उनके एक जानने वाले ने उन्हें एक पंडित जी के बारे में बताया, जो ऐसी अजीब और रहस्यमयी समस्याओं का समाधान करते थे। शुरू में दोनों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब मेडिकल साइंस भी हार मान चुकी थी तो उन्होंने आखिरी उम्मीद के तौर पर वहां जाने का फैसला किया। जब दोनों पंडित जी के पास पहुंचे तो पंडित जी ने उन्हें देखते ही अपने चेहरे का भाव बदल लिया। उन्होंने कुछ देर तक आंखें बंद करके मंत्र जाप किया, फिर गंभीर आवाज में बोले,
तुम दोनों को कोई बीमारी नहीं है, तुम दोनों के पीछे मृत गुट लगा हुआ है। वीरेंद्र और आर्या दोनों चौंक गए। वीरेंद्र ने घबराकर पूछा, मृत गुट क्या होता है? पंडित जी ने धीमी और भारी आवाज में कहना शुरू किया, मृत गुट भटकती और अतृप्त आत्माओं का एक समूह होता है जिसमें कम से कम 100 से लेकर 200 तक आत्माएं एक साथ रहती हैं। उन्होंने आगे कहा, ये आत्माएं बहुत शक्तिशाली नहीं होती, अकेले किसी इंसान को मारने या ज्यादा नुकसान पहुंचाने की ताकत इनमें नहीं होती, इसीलिए ये झुंड बनाकर रहती हैं और जब ये एक साथ हमला करती हैं तब इनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। आर्या डरते हुए बोली, लेकिन ये इंसान को नुकसान कैसे पहुंचाती हैं? पंडित जी ने जवाब दिया, ये आत्माएं सीधे इंसान को मार नहीं सकती, ये इंसान के शरीर के छोटे छोटे हिस्सों को नुकसान पहुंचाती हैं, धीरे धीरे ऐसी बीमारी पैदा करती हैं जो लाइलाज होती है और जिसे डॉक्टर भी समझ नहीं पाते। कमरे में सन्नाटा छा गया। पंडित जी आगे बोले, इनकी संख्या ज्यादा होती है, इसीलिए ये इंसान को धीरे धीरे खत्म कर देती हैं और जब इंसान मर जाता है तो उसकी आत्मा को भी अपने समूह में शामिल कर लेती हैं। इसी वजह से इनकी संख्या लगातार बढ़ती रहती है। वीरेंद्र ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन ये हमारे पीछे कैसे लगी? पंडित जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारे खून की वजह से। दोनों एक साथ चौंक गए। जब तुम उस होटल के कमरे में घायल हुए और तुम्हारा खून जमीन पर गिरा, उसी पल मृत गुट की आत्माएं तुम्हारे ऊपर हावी हो गईं। आर्या की आंखों से आंसू बहने लगे। पंडित जी ने आगे कहा, ये आत्माएं तुम्हारे खून में प्रवेश कर चुकी हैं, तुम्हारे शरीर के रोम रोम में फैल चुकी हैं, इसी वजह से तुम्हारे शरीर से पसीने की जगह खून निकल रहा है। वीरेंद्र और आर्या पूरी तरह टूट चुके थे। पंडित जी ने आखिरी और सबसे डरावना सच बताया, जिस जमीन पर वो होटल बना है वहां पहले कई लोगों के घर थे। होटल बनाने के लिए उन्हें जबरदस्ती हटाया गया और निर्माण के दौरान कई मजदूर वहीं मारे गए। उनकी आत्माएं वहीं भटकती रह गईं। समय के साथ वो सब एक साथ जुड़ गईं और मृत गुट बन गईं। पंडित जी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तुम लोगों ने बहुत देर कर दी है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा। 2 दिन बाद एक विशेष पूजा करनी होगी, तब तक तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। दोनों ने आखिरी उम्मीद के साथ पंडित जी की बात मान ली। दोनों पंडित जी की बात सुनकर वापस घर लौट आए। उनके मन में डर था, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद भी थी कि शायद 2 दिन बाद होने वाली पूजा उन्हें इस भयानक मुसीबत से बचा लेगी। लेकिन उस रात कुछ अलग था। घर का माहौल अजीब सा लग रहा था। हवा भारी हो चुकी थी, जैसे कमरे में ऑक्सीजन कम पड़ रही हो। वीरेंद्र बार बार बेचैन होकर इधर उधर देख रहा था। उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके बहुत पास खड़ा हो और उसकी सांसों को सुन रहा हो। आर्या भी डरी हुई थी। उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके बालों को हल्के से छुआ हो, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं होता। रात जैसे जैसे गहरी होती जा रही थी, घर के अंदर अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी दीवारों पर खरोंचने की आवाज, कभी फर्श पर किसी के चलने की धीमी आहट, और कभी ऐसा लगता जैसे बहुत सारे लोग एक साथ धीरे धीरे फुसफुसा रहे हों। आर्या डर कर वीरेंद्र के पास आकर बैठ गई। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है, उसने कांपती आवाज में कहा। वीरेंद्र कुछ बोलना चाहता था, लेकिन तभी उसके शरीर में तेज दर्द उठा। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर से अचानक खून निकलना शुरू हो गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और आंखें डर से फैल गईं। आर्या घबरा गई। वो उसे संभालने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी उसके शरीर में भी वही दर्द उठने लगा। दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर के अंदर कुछ रेंग रहा हो, जैसे सैकड़ों अदृश्य हाथ उनके अंदर से उन्हें तोड़ रहे हो। कमरे की लाइट अचानक झिलमिलाने लगी और तभी दोनों ने साफ महसूस किया, कमरे में वो अकेले नहीं थे। चारों तरफ से जैसे किसी की मौजूदगी उन्हें घेर रही थी। ठंडी हवा अचानक तेज हो गई और कमरे का तापमान असामान्य रूप से गिर गया। वीरेंद्र ने पूरी ताकत लगाकर सिर उठाया। उसे दीवारों के पास परछाइयां हिलती हुई दिखाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों धुंधली आकृतियां धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही हों। आर्या जोर जोर से रोने लगी। वो वीरेंद्र का हाथ पकड़कर बस एक ही बात कह रही थी, हमें बचा लो, कोई हमें बचा लो। लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। धीरे धीरे दोनों के शरीर सुन्न होने लगे। उनकी सांसें कमजोर पड़ने लगीं और कुछ ही देर में दोनों की हरकतें पूरी तरह बंद हो गईं।
अगली सुबह पड़ोसियों ने देखा कि उनके घर का दरवाजा अंदर से बंद है और कई बार आवाज देने के बाद भी अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा। आखिरकार पुलिस को बुलाया गया। जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का दृश्य देखकर हर किसी की रूह कांप गई। वीरेंद्र और आर्या जमीन पर पड़े हुए थे। उनके शरीर बुरी तरह सड़ चुके थे। उनकी त्वचा जगह जगह से गल चुकी थी और ऐसा लग रहा था जैसे उनकी मौत को महीनों गुजर चुके हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, डॉक्टरों के मुताबिक उनकी मौत सिर्फ कुछ घंटों पहले हुई थी। कमरे की दीवारों पर खून के निशान बने हुए थे। फर्श पर जगह जगह छोटे छोटे खून के धब्बे थे, जैसे बहुत सारे लोग एक साथ वहां खड़े रहे हो। पुलिस ने उस घटना को एक रहस्यमयी मौत घोषित कर दिया, लेकिन सच्चाई शायद किसी को कभी पता नहीं चल पाई। कहते हैं आज भी उस घटना के बाद कई लोगों ने उस जगह पर अजीब अनुभव होने की शिकायत की है। कभी कभी कुछ आत्माएं सिर्फ मरती नहीं, वो इंतजार करती हैं अपने अगले शिकार का। और अगर कभी आपको किसी कमरे में ऐसा लगे कि वहां कोई आपको देख रहा है, तो उस एहसास को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि हो सकता है आपके पीछे भी मृत गुट खड़ा हो। अगर ये कहानी आपको डरावनी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और ऐसी ही रहस्यमयी और खौफनाक कहानियां सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी कल्पना से भी ज्यादा डरावनी हो सकती है।